गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपना एग्जाम गाइड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन यूनेस्को हेरिटेज साथ में जो अपना हरियकवंश है, हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में, इसके अलावा अपन महत्वपूर्ण कुछ विश्व की नदियों के बारे में भी इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यूनेस्को है उसने हाल ही में जो अपना कोझिकोड है उसको साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अपन यूनेस्को के बारे में जाने तो यूनेस्को है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। दोस्तों, ये अपने यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, और ये बनी थी 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। गाइस, इसके प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो ये शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, कल्चर एंड से जो संचार होता है इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, अर्थात ये जो इंटरनेशनल पीस है उसकी बात करता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य शिक्षा संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित जो न्याय है, कानून का राज है, मानवाधिकार है और जो मौलिक स्वतंत्रता है उसके बारे में वैश्विक सहमति बनी रह सके। इसका महत्वपूर्ण कार्य में है जो इंटरनेशनल पीस स्टैब्लिश करना है, विश्व में शांति बनाए रखना है। दोस्तों, यह जो बॉडी है यूनेस्को, वह अपने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी सदस्य है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है तथा उसके गठन का जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सतत विकास लक्ष्य हैं, उसको पूरा करने में यह अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है, अभी अपने डिस्कस किया था, और इसमें विश्व के 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर इसके कार्यालयों की बात करें तो वैश्विक स्तर पर इसके जो 50 से ज्यादा भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गाइस, 193 इसके सदस्य देश है, 193 सदस्य देश है तथा 11 संबद्ध सदस्य हैं। यह सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। दोस्तों, ध्यान रखना, यूनेस्को के सदस्यों में शामिल 3 देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, जिसमें है कुक द्वीप हो गया अपना, और न्यून हो गया, फिलिस्तीन हो गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं जो 3 है, जैसे इजराइल, लिंकनस्टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो यूनेस्को के सदस्य नहीं। हालांकि हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वो यूनेस्को की सदस्यता वापस ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनेस्को के 3 सदस्य ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य नहीं है, जिसमें कुक द्वीप आता है, न्यू आता है और फिलिस्तीन आता है। जबकि 3 ऐसे सदस्य देश हैं जो कि यूएनओ के तो सदस्य हैं लेकिन अपने इसके यूनेस्को के सदस्य नहीं है। उसमें आता है इजराइल, लिंकनस्टीन और यूएसए। सेकेंड क्वेश्चन है, किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, हाल ही में चीन ने जो 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान है उसकी शुरुआत की है, जो अंटार्कटिक सी है उसमें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है, अर्थात सबसे ज्यादा मनोरंजन प्रोवाइड करने वाली फिल्म है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। 69वें जो नेशनल फिल्म पुरस्कार है उसमें वह ट्रिपल आर, आर जो मूवी है उसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2018 में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में जो 2020 क्रिकेट मैच है उसको जो ओलंपिक गेम है उसमें शामिल किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि 2028 में होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो दोस्तों, ग्रेनाइट नगरी के नाम से राजस्थान के जालोर को जाना जाता है। इनमें से सॉरी, राजस्थान के कुछ जिले हैं जैसे उदयपुर, जयपुर, चूरू, इनको भी विभिन्न नामों से जाना जाता है। अगर इनकी बात करें तो ग्रेनाइट शहर है वो अपने जालोर को कहा जाता है, जबकि देवनगरी है वो सिरोही को कहते हैं।
अबरक की मंडी है वो अपने भीलवाड़ा को कहते हैं। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। आइसलैंड ऑफ गैलेरी जयपुर को कहते हैं। वहीं नागौर को औजारों का शहर कहा जाता है और श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जैसे उद्यानों या बगीचों का शहर कोटा को कहते हैं। उनका घर बीकानेर को कहते हैं। ख्वाजा नगरी अजमेर में है और गलियों का शहर अपने जैसलमेर को कहा जाता है। गुलाबी नगर पता ही है आपको, ये जयपुर को कहते हैं। और घंटियों का शहर झालारा पाटन को कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि घंटियों का शहर कौन से जिले को कहा जाता है, कौन से स्थान को कहा जाता है, तो ये अपने झालारा पाटन को कहा जाता है। नेक्स्ट छोटी काशी कहा जाता है बूंदी को। ये भी एग्जाम हुआ था इस सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा गया था कि छोटी काशी किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। जबकि जल महलों का नगरी कहा जाता है डिग को। झीलों की नगरी आपको पता है उदयपुर को कहते हैं। और वस्त्र नगरी तो भीलवाड़ा को कहा ही जाता है। दोस्तों नवाबों का शहर है वो टोंक को कहते हैं। और भारत का पेरिस है वो जयपुर को कहते हैं। साथ ही देवताओं की उपनगरी है वो पुष्कर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है काली मिट्टी। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का और जो बघेलखंड का पठारी इलाका है वो आ जाता है दक्कन का पठार। तो जो पठारी इलाका होता है वहां की जमीन मुख्य रूप से काली होती है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों बिंबिसार जो और अजातशत्रु है उनका संबंध हर्यक वंश से माना जाता है। अब अपन चर्चा करते हैं हर्यक वंश के बारे में। दोस्तों हर्यक वंश है वह मगध शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। कहा जाता है कि इस राजवंश में मुख्यतः कुल 7 राजा हुए थे जो 544 बीसी से 413 बीसी तक शासन किया था। लगभग 131 सालों तक जो हर्यक वंश था उसने अपना राज चलाया था। गाइस हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में बिंबिसार द्वारा की गई थी, जो प्रदोतक वंश के अंतिम शासक थे महाराजा दंतिवर्धन। उनकी हत्या कर दी थी बिंबिसार ने और हर्यक वंश की स्थापना कर दी थी। जो प्रदोत वंश है उसकी जगह आया था हर्यक वंश। गाइस बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो गिरिवर्ज अर्थात राजगिर बनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिंबिसार की राजधानी क्या थी। दोस्तों बिंबिसार है जो हर्यक वंश है वो 16 महाजनपदों में से एक माना जाता है। अवैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में पढ़े होंगे कि 16 महाजनपद थे, उनका वर्णन किताबों में किया जाता है। तो उसमें से जो एक मगध वंश था जो कि 16 महाजनपदों में इंक्लूड था, उसी वहीं पर हर्यक वंश ने शासन किया था। गाइस बिंबिसार इस शासक वर्ग का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था और मगध वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो भी बिंबिसार को माना जाता है। दोस्तों बिंबिसार है उसने अंग को जीतकर मगध में मिलाया था। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वंश ने या कौन से राजा ने अंग को जीतकर मगध में मिलाकर उसे एक बड़ा साम्राज्य बना दिया था। ये काम किया था बिंबिसार ने और यहाँ का शासक बना दिया था अजातशत्रु को। दोस्तों मगध राज्य की आरंभिक राजधानी मानी जाती है राजगिर अर्थात गिरी बेज मानी जाती है। गाइस मत्स्य पुराण में कहा जाता है कि बिंबिसार को क्षत्रोजस और जैन साहित्य के श्रोणी माना कहा जाता है। ठीक है, अर्थात कौन से साहित्य में, जो जैन साहित्य है उसमें बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कौन से राजा को श्रोणिक कहा जाता है और कौन से साहित्य में कहा जाता है। जैन साहित्य में कहा जाता है श्रोणिक बिंबिसार को। तो ध्यान रखना बिंबिसार है वो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिंबिसार का एक राजवेद था जीविक। ठीक है, उसने अवंती के राजा जो चंड प्रोदत थे उसके चिकित्सा उपचार के लिए भेजे थे। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो राजवेद है जीविका वो कौन से राजा का राजवेद था। तो जीविका वो बिंबिसार के दरबार का एक महत्वपूर्ण राजवेद माना जाता है। दोस्तों हर्यक वंश में जो बिंबिसार है उसकी प्रथम पत्नी का नाम कौशल देवी था। ठीक है, जो कि कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। वहीं इनकी दूसरी रानी थी लक्ष्मी राजकुमारी जिसका नाम था चेलन्ना। अर्थात इनकी 2 पत्नियां थी, एक तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी और दूसरी लिच्छवी राजकुमारी थी चेलन्ना। इस तरह इनका जो शासन क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत था। दोस्तों इनके बाद में आता है
बिंबिसार के बाद में आता है अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का एक महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, मगध का शासक बना था ये। अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के अंतर्गत इसने काशी वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद में मगध में मिलाया। अंग को तो मिलाया था बिंबिसार ने, और जो काशी और वज्जी था उसको मगध में मिलाने का काम किया था, किसने किया था? अजातशत्रु ने। गाइस, इनके मंत्री थे एक वक्सकार। इन्होंने वैशाली के लक्ष्मी में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, इस युद्ध में अजातशत्रु ने जो रथ मूसल होते हैं, महाशिला कंटक होते हैं, आदि हथियारों का प्रयोग किया था। ध्यान रखना, सबसे पहले जो महाशिला कंटक होते हैं और जो रथ मूसले होते हैं, ये हथियार होते थे, इनका सबसे पहले प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। दोस्तों, लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी थी राजगिर, उसका सुदृढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसके ध्यान रखने वाली बात है कि इसके शासनकाल के जो 8वां वर्ष था, उसमें बुद्ध को निवारण प्राप्त हुआ था। तो पूछ लिया जाता है कि बुद्ध को निवारण प्राप्त हुआ था, वो कौन से शासक के समय हुआ था? तो वो अजातशत्रु के समय हुआ था। गाइस, बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसी काल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है, वहां पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं होती हैं उसको सिद्ध पिटक और विनय पिटक में लिपिबद्ध किया गया था। पूछ लिया जाता है कि जो बौद्ध धर्म की प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, वो कब और कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? यह हुई थी राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में जो सप्तपर्णी गुफाएं होती हैं वहां हुई थी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ की जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, को लिपिबद्ध किया गया था। गाइस, पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया था। दोस्तों, अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या कर दी थी उनके पुत्र उदयन ने, और फिर वो राजा बन गए थे। उदयन ने 461 से 445 ईस्वी तक शासन किया था। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा सोन नदियों के सामने ये समय पाटलिपुत्र कसिमपुरा के नाम से भी जाना जाता था, क्यों? उसने राजधानी बनाया। अर्थात पाटलिपुत्र को जो कुसुमपुरा है उसके नाम से भी जाना जाता था हर्यक वंश के टाइम में, और इसी को राजधानी बनाया था उदयन ने, जो कि बाद में मगध राज्य की एक महत्वपूर्ण राजधानी मानी जाती है। पाटलिपुत्र था वो गंगा और सोन नदियों के बीच का बसा हुआ क्षेत्र था। दर्ज की ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो कि अपने इतिहास के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ से व्यापार वगैरह करना आसान होता था। इस कारण जो मगध है वो बहुत अपना देश का समृद्ध राज्य रहा है। दोस्तों, उदयन था वो जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है नाग दशक, ठीक है, जिसे दर्शक भी कहा जाता है। इसने शिशुनाग नामक एक अमात्य था, उसको हरा दिया। उसके हारने के बाद में ये अपनी इनको गद्दी छोड़नी पड़ी, और इसके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना होगी। अर्थात हर्यक वंश के बाद में जो वंश दूसरा आया वो शिशुनाग वंश था। शिशुनाग के नाम से इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा था। शिशुनाग ने जो दर्शक था उसको हराकर, जो दर्शक था हर्यक वंश का अंतिम राजा था, उसे हराकर यह गद्दी प्राप्त कर ली और वहां की सत्ता चेंज कर दी। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अजातशत्रु थे वो बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, और जबकि बिंबिसार और उदयन है वो जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो दोस्तों, सबसे पहले क्रांतिकारी थे एक जो अपने अरविंद घोष हैं। वो पहले बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बाद में उनको जेल हो गई, और जेल से निकलने के बाद में वो एक योगी बनकर और दार्शनिक बनकर बाहर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो बताइए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों, जो अपनी जायरे नदी है, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इन नदियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा भी कर लेते हैं। पहली नदी है जायरे नदी, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, ये अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। कांगो वन दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। इस नदी की कुल लंबाई 4700 है, जो कि दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गाइस, अफ्रीका की सबसे विशाल नदी है वो नील नदी है। इसके बाद में जो कांगो नदी है वो सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है। दोस्तों, ध्यान रखना, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है।
ठीक है। और यह अंगोला, बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य में और जो कोंगो गणराज्य है गेबोन में आदि में बहती है। साथ ही तंजानिया, रवांडा, जाम्बिया और कांगो गणराज्य में यह नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों यह नदी है कांगो नदी है, वो विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी है उसको छोड़कर सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है। यह नदी अपने मुहाने पर 7 मील चौड़ा साधारण समुद्र में गिर जाती है, साधारण रूप से रूप धारण करके समुद्र में गिर जाती है। गाइस यह नदी प्रति सेकंड 20 घन किलोमीटर की कीचड़युक्त पानी गिराती है, जो कि मिसिसिपी नदी से चौगुना माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नदी है नील नदी। दोस्तों नाइल नदी है वो अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से बुरुंडी से निकलकर उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के होकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ से निकल रही है। अर्थात ये नदी है वो लेक टाना से निकलती है, इथोपिया के लेक ये टाना है, यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। और ये जो अपना लेक विक्टोरिया वहां से निकलती है व्हाइट नाइल। ठीक है। ये दोनों अपने खेतान में मिलकर नील नदी बनाती है, जो कि जो गिर के ये अपने मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ठीक है। तो नील नदी है वो दो लेकों के दो नदियों के मिलन से बनती है, व्हाइट नील से और ब्लू नील से। ब्लू नील है वो लेक टाना से निकलती है जो कि अफ्रीका में से स्थित है, और जो अपनी व्हाइट नील है वो तंजानिया के विक्टोरिया लेक से निकलती है। ये दोनों सूडान के खेतान में मिलती है और इजिप्ट होती हुई मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। दोस्तों नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है। इसकी लंबाई है 6,695 किलोमीटर। दोस्तों नील नदी का बेसिन काफी विशाल है। इसमें तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो, केन्या आदि देश शामिल है। नील नदी एक चापाकार डेल्टा बनाती है। तो ध्यान रखना नील नदी कैसा डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। ये त्रिकोणीय और धनुष के आकार वाले डेल्टा है, जिन्हें चापाकार डेल्टा कहते हैं। अर्थात चापाकार डेल्टा कैसा होता है, जिसका आकार त्रिकोणीय होता है या फिर धनुष के आकार के जैसा होता है। यह नदी मुख्य रूप से युगांडा, इथोपिया, सूडान, मिस्र आदि शहरों में आदि देशों में बहती है तथा इसके किनारे पर स्थित महत्वपूर्ण शहरों की बात करें तो इसके किनारे पर स्थित है काहिरा, आसवान, खार्तूम, जिंजा और जिंजा। जाबोल प्रमुख शहर है जो इसके किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट नदी की बात करें तो नाइजर की। दोस्तों नाइजर नदी है वो पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी मानी जाती है। यह नील और कांगो के बाद में अफ्रीका की तीसरी लार्जेस्ट नदी है। ठीक है। नाइजर नदी सियरा लियोन में स्थित लोमा पर्वत की पहाड़ियों है वहां से निकलती है। ठीक है। और यह निकलकर समुद्र की तरफ बहती हुई दक्षिणी सहारा से निकलती हुई जो गिन्नी की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। ये आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर है सियरा लियोना जो लोमा पर्वत है, यहाँ से ये निकलती है और फिर यूं बहती है, यूं बहती हुई ये आ गई। फिर ये अपना जो गल्फ ऑफ गिन्नी है उसमें ये आकर गिर जाती है। ठीक है। दोस्तों नाइजर की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी बेन्यू को माना जाता है, जो कि 250 मील आकर दूर इससे मिल जाती है। समुद्र में मिलने से पहले नाइजर कई धाराओं में बढ़कर 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डेल्टा बनाती है। तो ध्यान रखना नाइजर नदी है वो डेल्टा भी बनाती है। डेल्टा में जो समुद्र के किनारे 120 लंबा है, यहाँ पर धान, कपास और गन्ने की मुख्य रूप से खेती होती है। दोस्तों यद्यपि इसकी धारा में अनगिनत चट्टाने और झरने पड़ते हैं, तथापि इसका मध्य भाग है वो छोटी नौकाओं के परिवहन के लिए कम काम आता है। इस नदियों में मछली, मगरमच्छ और दरियाई घोड़े अधिक रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट नदी की बात करें तो वो आती है अमेजन नदी। दोस्तों अमेजन नदी है वो आप चित्र में देख सकते हैं, ये है बहुत बड़ी है। ये अपने जो दक्षिण अमेरिका है उसकी लाइफलाइन कही जाती है अमेजन नदी। यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी है। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है वो अपनी नील नदी है, और फिर आती है अपनी अमेजन नदी। जबकि अपवाह और आकार के हिसाब से माने तो अमेजन है वो विश्व की सबसे लार्जेस्ट नदी है। दोस्तों यह नदी है ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वेडोर से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। आयतन के हिसाब से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। दोस्तों यह नदी जो अपना पेरू की जो एंडीज पर्वतमाला है वहां से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एंडीज पर्वत, ये जो इलाका है ये वाला, ये
ऐसे यहाँ पर ऐसे एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत की एक इस पेरू है, वहां से ये निकलती है और यूं बहती हुई ये अपना जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पर ये नदी गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रवाह घाटी विश्व में सबसे बृहत्तम है। इसमें जल की प्रवाह दर इसके बाद 8 नदियों के योग में सबसे अधिक है। इसके लंबे चौड़े पाट के कारण ये पुलों का यहाँ पर मुख्य रूप से अभाव पाया जाता है। दोस्तों नील नदी अमेजन नदी की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें। अमेजन के वर्षावन है दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन पाए जाते हैं। उन्हीं क्षेत्रों से अमेजन नदी निकलती है। दोस्तों अमेजन की जो वर्षावन है इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन जैव विविधता का केंद्र है, बायोडायवर्सिटी का केंद्र है, जहां पर विभिन्न जंतु और वनस्पतियां बेशुमार रूप से पाई जाती हैं। अमेजन के वर्षावन से होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियां होती हैं जो कि इसके क्षेत्र को बहुत डेवलप करती हैं। दोस्तों अमेजन है वो मुख्य रूप से 9 देशों से निकलती है, जिसमें ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम प्रमुख आते हैं। अब नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? बताइए भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल गांव है वो अकोदरा है। ठीक है, कौन सा? अकोदरा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।